नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो टॉपिक लिया है वो लिया है अधिगम। और अधिगम एक ऐसा टॉपिक है, चाहे बीएड हो, चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे आरपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये मोस्ट है। और प्रत्येक परीक्षा के अंदर इसमें से पूछा जाता है। मनोविज्ञान की रीढ़ कही जाती है अधिगम। अगर मनोविज्ञान में से अधिगम निकाल दिया जाए, अधिगम के सिद्धांत निकाल दिया जाए, तो मनोविज्ञान है वो खोखली हो जाएगी। इसीलिए अपन आज मनोविज्ञान के अंदर जो टॉपिक लिया है वो अधिगम लिया है। अधिगम को समझेंगे, उसके बाद में कल जो कक्षा होगी उसके अंदर अधिगम के सिद्धांत है उनको बारीक से अध्ययन करेंगे। आज देखिए, पहला जो टॉपिक है अधिगम, इसमें अधिगम का अर्थ, इसकी संकल्पना यानी विशेषताएं, प्रकृति और अधिगम की प्रक्रिया के सोपान और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आदि तत्वों के बारे में अपन एक एक को लेकर के अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अधिगम का अर्थ। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है और विशिष्ट अर्थ क्या होता है। देखिए, अधिगम जो है वो उसका तात्पर्य है सीखना। यानी स्वाभाविक रूप से अगर पूछा जाए, सामान्य रूप से अगर पूछा जाए तो अधिगम का अर्थ हो जाएगा सीखना। किसी भी चीज़ को सीखना है वही क्या है, अधिगम है। तो नवीन अनुभव प्राप्त करना ही क्या है, सीखना है। उससे आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा नवीन अनुभव प्राप्त करना। उसके बाद में क्या है, नवीन अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही। यानी नवीन अनुभव तो है लेकिन उसके साथ में वांछित परिवर्तन और आ गया है। तो वांछित परिवर्तन अगर जब तक नहीं होगा तब तक सीखना नहीं कहा जाएगा। तो सामान्य रूप से अधिगम का अर्थ हो गया सीखना और विशिष्ट अर्थ में हो गया अनुभव द्वारा व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही अधिगम है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य रूप से अधिगम प्रक्रिया के सोपान। देखिए, सामान्य रूप से भी हैं और विशिष्ट रूप से भी हैं। यानी सामान्य रूप से जो सभी मानते हैं वो सामान्य रूप से, और जो व्यक्तिगत है जैसे डेसेल है, स्मिथ है, वो अपने प्रकार से कितने कितने मानते हैं उनका भी अपन अध्ययन करेंगे। पहले सामान्य रूप से जो सभी लोग मानते हैं उसमें सबसे पहला है आवश्यकता या अभिप्रेरणा। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी व्यक्ति या प्राणी जब तक किसी कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, जब तक उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। मान लो अपने को अगर नौकरी की आवश्यकता नहीं होती तो अपन इसके लिए आगे नहीं बढ़ते, प्रयास नहीं करते। तो सबसे पहले आवश्यकता, किसी चीज़ को, प्राणी को, व्यक्ति विशेष को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर आवश्यकता ऑप्शन में नहीं आए तो क्या है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा वो भी आवश्यकता से जुड़ी हुई है। आवश्यकता है तभी अभिप्रेरणा है। उसके बाद में वो चीज़, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, लक्ष्य बनाएगा। अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया कि इसको किस प्रकार से प्राप्त करना है। मान लो इसको अपन देखें कि थानडाइक की जो बिल्ली है वो क्या करती है, अपने पहले उसको भूख की अनुभूति हुई और उद्दीपक को देख करके उसको क्या है, भूख जगी, उसको प्रयास कर लिया। उसको प्राप्त करने के लिए उसने लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित किया। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले लक्ष्य, अपने छोटे छोटे उद्देश्य निर्धारित करते हैं प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करेंगे। जैसे आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए विभिन्न प्रकार के बुक्स लेकर के पढ़ेंगे, क्रियाएं करेंगे। और जैसे थानडाइक की बिल्ली के ऊपर लेंगे तो वो भी उसके अंदर, पिंजरे के अंदर चक्कर काटती है, वो भी अनुक्रियाएं करती है। जैसे जैसे अनुक्रिया करेंगे तो उसके सामने क्या आएगी, बाधा आएगी। क्रिया करेंगे तो उसके साथ में बाधा आती है। अपन किसी भी काम को करते हैं तो उसमें रुकावट आती है। नेक्स्ट आती है, उसके अंदर अपन काम करते जाते हैं तो कई बार क्या है, एक क्रिया वो सही भी हो जाती है। बार बार कोई भी कार्य को करेंगे तो उसमें क्या है, सही क्रिया होगी।
और सही क्रिया होगी तो उससे व्यक्ति को क्या मिलेगा? पुनर्बलन मिलेगा। और पुनर्बलन मिलता है, उसी चीज़ को अपन बार बार कर रहे हैं, किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो आ जाएगी वह सही अनुक्रियाओं का संगठन। अपन उसी चीज़ को बार बार दोहराएंगे नहीं, उस गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे, और जो गलती जो की है उसको एक तरफ करते हुए और जो सही क्रिया है उनका संगठन करेंगे। और लास्ट हो जाएगा लक्ष्यों की प्राप्ति। जो भी अपन ने जो शुरू में जो लक्ष्य बनाया था, ये जैसे बिल्ली का भोजन की प्राप्ति, वो लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसकी प्राप्ति प्राप्त कर ली। तो इसमें क्रमशः मैंने 7 जो अधिगम प्रक्रिया के सोपान दिए हैं। कोई व्यक्ति 8 भी दे सकता है, इसमें बढ़ा भी सकते हैं, इनको कम करना चाहिए, जैसे लक्ष्य या उद्देश्य है तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो 6-7 ही इसके अधिगम प्रक्रिया के सोपान हैं। अब देखिए, डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान हैं, वो 5 में इनका अंतर्भाव करता है। कैसे है देखिए, डिसेल ने क्या माना है कि अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरित व्यक्ति है। सबसे पहले वो मानता है कि अभिप्रेरित व्यक्ति है, यानी अभिप्रेरणा या अभिप्रेरित व्यक्ति। उसके बाद में वो मानता है बाधा, अभिप्रेरित व्यक्ति है, उसके बाद में क्या आ गई, उसको बाधा आ गई, रुकावट आ गई, फिर वो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है और फिर बाद में वो सही क्रिया करता है और उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से डिसेल ने 5 प्रकार की माने हैं। परीक्षा में पूछे कि डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन में 5। उसके बाद में स्मिथ जो है वो अधिगम प्रक्रिया के 3 सोपान मानता है। अधिगम प्रक्रिया के 3 सोपान मानता है। पहला है अभिप्रेरक अथवा चालक, दूसरा है लक्ष्य और उद्देश्य, और तीसरा मानता है रुकावट या बाधा। स्मिथ के अनुसार 3 ही है अधिगम प्रक्रिया के सोपान। वो कहता है कि ये 3 नहीं होंगे तो अधिगम प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी, यानी अभिप्रेरक नहीं होगा या चालक नहीं होगा तो अभिप्रेरणा उसी से चालू होती है, प्रेरणा से ही। तो पहला तो उसने माना है प्रेरक या अभिप्रेरणा, दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य, यानी उसके बाद में वो निर्धारित करेगा, लक्ष्य निर्धारित करेगा और उद्देश्य बनाएगा उसको प्राप्त करने के लिए, और तीसरा है रुकावट या बाधा। और तीसरी रुकावट और बाधा के बाद में किसी भी कार्य को अगर बार बार करते जाते हैं तो उसको वो उस उद्देश्य तक वो पहुंच जाता है। इसलिए स्मिथ के अनुसार अभिप्रेरणा के जो प्रक्रिया के जो सोपान बताए हैं वो 3 बताए हैं। अभिप्रेरक, दूसरा है लक्ष्य या उद्देश्य, और तीसरा है रुकावट या बाधा। अब अपन अधिगम की परिभाषाओं को ध्यान से देखेंगे। देखिए, आज मैंने जो बनाया है ये जो क्लास है, इसका जो वीडियो जो है इसमें बिना ऑटो रोटेट है, तो इसके आप बढ़ा करके इसको फ़ोटो भी ले सकते हैं और जब चाहें इसको अध्ययन कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी शीघ्रता से पढ़ने के लिए बनाया है, और अपन नोट्स बनाएं तो उसके लिए भी ये काम में आएगा। अपन इसकी फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं। ध्यान से इसको देखें और समझें। अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की जिसने अपने अपने प्रकार से परिभाषाएं दी हैं, तो सबसे पहले परिभाषा है क्रो एवं क्रोने। क्रो एवं क्रो ये 2 महिलाएं थी, सगी बहनें थी, और इन्होंने क्या दिया है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। उसके बाद में स्किनर ने दी है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर ने सामंजस्य माना है, स्किनर और सामंजस्य दोनों बैठते हैं। व्यवहार में परिवर्तन, यानी व्यवहार में जो सामंजस्य है, एडजस्टमेंट करना है, वही क्या है, सीखना है। स्किनर में सामंजस्य आएगा, ध्यान रखें। वुडवर्थ है, वुडवर्थ कहता है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया। नवीन ज्ञान है और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो वुडवर्थ ने बताई है। गिलफोर्ड कहता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन जो हो जाएगा वही क्या है, अधिगम है। अब देखिए,
सामान्य रूप से अधिगम की विशेषताएं पढ़ेंगे। अधिगम की विशेषताएं तो जो हार्ड आएंगी वो मैं डिटेल से बता दूंगा, बाकी सामान्य रूप से सही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। अधिगम की सामान्य विशेषताएं हैं, प्रकृति आए चाहे उसकी विशेषताएं आए, दोनों एक ही चीज़ हैं। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, यानी जीवन में अपन जन्म लेते हैं और मरते हैं तब तक सीखना निरंतर चालू रहता है। सीखने की प्रक्रिया है ना आजीवन चलती है। व्यक्ति अपने जन्म के समय से और मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। उसके बाद में सीखना एक परिवर्तन है, यानी व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार में, विचारों में, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। और गिलफोर्ड ने भी कहा है कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई न कोई परिवर्तन करना है। उसके बाद में है सीखना सार्वभौमिक है। देखिए सीखना सार्वभौमिक में दो आते हैं कि सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता है, वस्तुतः संसार के सभी प्राणी जीवधारी हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े चाहे कोई भी हो, सभी में सभी हैं वो सीखने की प्रक्रिया करते हैं। सार्वभौमिक है ये सभी जगह और सब के लिए। नेक्स्ट है सीखना विकास है। सीखना है वो विकास है। व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता रहता है, फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इसी विशेषता को पेस्टोलॉजी ने वृक्ष और फ्रोवेल ने उपवन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। नेक्स्ट है सीखना एक समायोजन की प्रक्रिया है, यानी सीखने से अपन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, समायोजन करेंगे। कोई चीज़ कहीं एडजस्ट नहीं हो रही है तो जो व्यक्ति जितना शिक्षित होता है वो उतनी ही ज़्यादा समायोजन की प्रक्रिया में परिपूर्ण कर लेता है अपने आप को। तो सीखना क्या है, समायोजन है। सीखना नया कार्य करना है, यानी सीखना है वो नया कार्य करना है। देखिए वुडवर्थ ने कहा कि सीखना कोई नया कार्य करना है, पर उसने उसमें एक शर्त लगा दी। उसका कहना है कि सीखना एक नया कार्य करना तभी है जब यह कार्य फिर किया जाए और दूसरे कार्यों में प्रकट हो जाए। उसके बाद में देखिए सीखना अनुभवों का संगठन है। अपन जो कोई चीज़ सीखते हैं और अनुभव किया आपने तो एक अनुभव अपने उस कार्य में जुड़ा। आज कोई चीज़ सीखी है और कल दूसरी चीज़ सीख रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अपना अनुभव हो गया और अनुभवों का धीरे धीरे क्या हो गया, संगठन हो जाएगा। तो सीखना अनुभवों का क्या हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखना उद्देश्यपूर्ण है, यानी बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति सीखता नहीं है। तो जब तक कोई न कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति सीखता नहीं है, उद्देश्य रहता है, इसलिए सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है, यानी मार्शल का कहना है कि सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण है। इसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि विवेक का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती है। और मार्शल ने कहा कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। नेक्स्ट है सीखना सक्रिय है। सीखना सक्रिय है, यानी जब तक अपन सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे, अपन प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी अपन सीख पाएंगे। अगर घर बैठे ही ऐसे रहे, लेटे रहे, तब भी कुछ न कुछ करेंगे तभी अपन सीखेंगे। चाहे सो करके ही सक्रिय रहे, जब तक व्यक्ति सक्रिय नहीं होता है तब तक वो सीखने की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, यानी व्यक्ति स्वयं भी सीखता है और कुछ बातें ऐसी है जो समाज के द्वारा भी व्यक्ति ग्रहण करता है। तो सीखना व्यक्तिगत भी है और समाज के द्वारा भी व्यक्ति ग्रहण करता है। नेक्स्ट है सीखना वातावरण की उपज है, यानी वातावरण
कि ऐसी उपज है कि व्यक्ति स्वयं वातावरण में रह करके जैसे वातावरण में रहेगा वो वैसी बातों को ग्रहण करता जाता है, इसलिए वातावरण की उपज है। इसीलिए बताया गया है कि वातावरण अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति का दिमाग है वो अच्छा चलेगा। इसलिए वातावरण को, विद्यालय का वातावरण हो, परिवार का, घर का, समाज का, ये सभी जगह वातावरण है, ये इसको अच्छा रखना चाहिए। सीखना, खोज करना है, यानी किसी भी बात को अपन आज किसी बात को सीखते हैं, नई बात को, तो उस एक प्रकार की खोज करनी है। अपने व्यवहार में जो पहले नहीं थी, जो आज आई है, तो वो क्या हो गई, खोज करना या नया करना है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता। आज अपन ने कोई चीज़ सीखी है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन होगा। जैसे अपन खाना बनाते हैं, आज अपन जो खाना बनाया, कल उसमें जो आज जो कमी रह गई थी, कल उसको नहीं करेंगे, तो उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जैसे बिल्ली का अगर उदाहरण दें तो थानडाइक की जो बिल्ली थी, पिंजरे के अंदर बंद थी, उसने भी क्या व्यवहार में परिवर्तन लाया, और जितना पहले जो समय लगा था वो बाद में नहीं लगा, और वो अपने व्यवहार में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। नेक्स्ट और लास्ट है अधिगम, एक सतत प्रक्रिया है। यानी अधिगम है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी बंद नहीं होती है, बीच में रुकती भी नहीं है। निरंतर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये सारी की सारी अधिगम की क्या थी, प्रक्रिया और विशेषता थी। अब अपन अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक या कारक के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसमें सबसे पहले है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसा है कि अभिप्रेरणा जिस व्यक्ति में जितनी तेज होगी उतनी वो उस कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए प्रवृत्त होगा। अभिप्रेरणा के बिना कोई भी व्यक्ति है वो किसी लक्ष्य के प्रति आगे नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहला जो प्राथमिकता जो दी है वो मोटिवेशन को दी है, और जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा लक्ष्य के प्रति, वो उतनी ही उसको शीघ्रता से सीखेगा। उचित वातावरण, उचित वातावरण का तात्पर्य है कि वातावरण सही होना चाहिए। यानी अगर वो वातावरण सही है तो सीखेगा, अगर वातावरण सही नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। जैसे परिवार का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है। व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है, बालक जहाँ जहाँ जाता है, परिवार में रहता है, विद्यालय में रहता है, समाज में रहता है, और सभी उसके सांस्कृतिक परिवेश में है, तो जैसा जो वातावरण मिला है उस वातावरण के अकॉर्डिंग अगर वातावरण सही है तो अधिगम सही होगा। अगर वातावरण, जिस कमरे में हम अपन पढ़ रहे हैं और वो कमरा ही जहाँ पर शोरगुल हो रहा है, बहुत अध्ययन की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पर, तो अपने अध्ययन नहीं कर पाएंगे। और विद्यालय के पास में भी अगर बहुत शोरगुल हो रहा है, पढ़ाई का कोई माहौल नहीं रहेगा, वहाँ पर भी उचित वातावरण नहीं रहेगा, तो अध्ययन में क्या आएगी, बाधा आ जाएगी। उसके बाद में है रुचि। यानी रुचि के कारण भी क्या है, बालक जब तक अपनी रुचि नहीं लेगा तब तक भी वो नहीं पढ़ पाएगा। यानी बिना रुचि के कोई कार्य नहीं होता। ज़बरदस्ती किसी को बिना रुचि के, किसी की रुचि नहीं है, मान लो किसी बच्चे की रुचि नहीं है पढ़ने में, और उसको अपन चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाएं, वो जब तक रुचि, स्वयं रुचि नहीं लेगा तब तक अपन उसको पढ़ा नहीं सकते। बिल्ली को मान लो रुचि नहीं है भोजन में, तो उसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते, उसकी रुचि के बिना अपन बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए नेक्स्ट आता है अधिगम को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो आता है रुचि। और नेक्स्ट आता है अभ्यास। यानी अभ्यास के द्वारा भी व्यक्ति किसी चीज़ को बार बार, किसी चीज़ को कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। यानी जिस अभ्यास को, जिस कार्य को अपन बार बार करते हैं, ये व्यवहारवादी जो सिद्धांत हैं इसमें यही बताया गया है कि जिस कार्य को अपन बार बार अभ्यास के द्वारा करेंगे, सीखने में अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है। जितने अपन अभ्यास करेंगे जिस चीज़ का, जितनी बारी बारी से अध्ययन करेंगे उतनी ही शीघ्रता से अपन सीखेंगे, और वो स्थायी रहेगा। जब तक अध्ययन स्थायी नहीं रहता है, अध्ययन सीखना स्थायी तभी रहेगा जब अपन उस चीज़ को बार बार सीखेंगे। तो इसका जो अभ्यास है, किसी चीज़ को आज पढ़ लिया और 15 दिन तक इसको नहीं देखा और इसको भूल जाएंगे, तो ये सीखना नहीं है। अपन इसका अभ्यास करेंगे और इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे।
इसलिए ज़रूरी है अपन अभ्यास करें। नेक्स्ट पॉइंट है बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आता है। सबसे पहले अगर बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो अपन उसको चाहे कितना भी मीठा बोल के पढ़ाएं, आसानी से पढ़ाएं, सरल तरीके से पढ़ाएं, किसी भी प्रकार से पढ़ाएं, वो पढ़ने के लिए रुचि नहीं लेगा। वो मान लो उसके बुखार चढ़ी हुई है और अपन उसको पढ़ेंगे बेटा पढ़ो और इस श्लोक को याद करो, तो वो क्या करेगा? नहीं करेगा। थानडाइक ने बिल्ली का प्रयोग किया था, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, और वो बिल्ली मान लो अगर बुखार से तपती रहती है अंदर पिंजरे के अंदर, तो क्या वो बाहर आ जाती? बिल्कुल नहीं आती। सबसे पहला आवश्यकता है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब तक बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तब तक उसको सिखा नहीं सकते। इसलिए अधिगम को प्रभावित करने वाला जो तत्व है ये भी मोस्ट है कि यानी मानसिक स्वास्थ्य। उसके बाद में है शिक्षण विधि का प्रभाव। शिक्षण विधि का प्रभाव, अब देखिए शिक्षण विधि का क्या प्रभाव पड़ता है। बालक के टीचर अपने जो पढ़ाता है क्लास में, वो कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा। जैसे छोटे बच्चे जो हैं उनको खेल खेल में पढ़ाएगा, बड़े जो बच्चे हैं उनको व्याख्यात्मक पद्धति से पढ़ा देगा, किसी को पर्यटन विधि के द्वारा पढ़ा देगा, छोटे बच्चे हैं उनको कहानी कथन के द्वारा पढ़ा देगा, गीत आदि के कोई कविता है उसको गीत पोइम आदि बोल करके सुनाएगा, तब बच्चे हैं ना वो इसको अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक और अभिभावक की भूमिका। देखिए, अध्यापक और अभिभावक की भूमिका इसमें अधिगम में बहुत आती है, क्योंकि जब तक अध्यापक अपना मनोबल और अभिभावक अब अगर रुचि नहीं लेंगे बच्चे की क्लास में पढ़ाने के लिए, तो तब तक बच्चा है वो अध्ययन नहीं कर पाता है। जब तक अभिभावक और अध्यापक अपने स्तर पर रुचि नहीं लेंगे क्लास में पढ़ाने के लिए, मन से नहीं पढ़ाएंगे, और तब तक भी बच्चा है वो अधिगम सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। अध्यापक अभिभावक दोनों हैं, वो दोनों अगर ध्यान में रखेंगे तो बच्चा है उस किसी भी कार्य को करने के लिए अध्यापक है वो किसी बच्चे को मोटिवेट करता है, अभिप्रेरणा देता है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है, और अभिप्रेरणा प्रदान करके अध्यापक और अभिभावक दोनों ही हैं उस बच्चे की राह बदल सकते हैं और वो खुद बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक हो जाता है। नेक्स्ट है आयु और परिपक्वता। आयु और परिपक्वता ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। जो बच्चा अभी अभी जन्मा है, क्या वो 10th क्लास के या पहली क्लास के जो चीज़ है वो याद कर लेगा? नहीं करेगा। यानी आयु के साथ साथ बच्चा जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे अध्ययन के लिए वो अपनी सामर्थ्य है वो बढ़ाता जाता है और सीखता जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सीखने का समय और थकान। यानी अपन जिस बात को जो सीखते हैं वो टाइम क्या है। मान लो सुबह का समय है तो अपन अध्ययन करेंगे आराम से मन से करेंगे उस चीज़ को, और वही चीज़ अपन पूरे दिन काम करके आए हैं, खेत में काम करके आए और शाम को आए और आने के बाद में मम्मी ने कहा, पापा ने कहा बेटा एक आपकी रीट की परीक्षा है और आप 3 घंटे लगातार पढ़िए, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आपका मन हो तब भी आप पढ़ पाएंगे, लेकिन आप काम की वजह से आप थके हुए हैं, इसलिए क्या है आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपका जो समय है वो और जो थकान है उसके कारण आपकी अध्ययन के अंदर क्या आ रही है? बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, ये प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है विषय वस्तु का स्वरूप। यानी आप जो जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है, सरल है या कठिन है। अगर सरल कोई होगी तो वो अपन जल्दी याद कर लेंगे, और कोई हार्ड टॉपिक है जो आपकी रुचि का भी नहीं है, ऐसा है विषय वस्तु, तो अपन उस चीज़ को क्या करेंगे? सीख नहीं पाएंगे, अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। जितना सीखना है उतना नहीं सीख पाएंगे। और लास्ट का जो है सीखने की इच्छा शक्ति, यानी तत्परता। अपन देखो जैसे घोड़े को पानी पिलाने के लिए उसको पानी के खेल तक ले जाया जा सकता है, लेकिन
उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसकी इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, अध्ययन करने वाले बालक की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी मैं अध्ययन करूं, तब तक वो अपने उस